नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसा हाल नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का भी होने जा रहा है? अब ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये सवाल आज की तारीख में बीजेपी के भीतर लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रदेश के इन दो बड़े नेताओं की तरह मोदी सरकार के ये दो बड़े नेता, ये दो बड़े मंत्री, इन्हें भी किनारे किया जाएगा? और अगर सच कहूं तो क्या 2024 के चुनाव में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का मोदी और शाह टिकट काट देंगे? अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। संतुष्टि है सर। यदि मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। अपने कार्यकाल। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के सवाल पर आए, मैं चाहता हूं कि पहले हम ये जान लें कि मोदी और शाह ये कदम उठाना क्यों चाहते हैं, ये क्यों उठाएंगे? क्या ये जो 3 राज्यों की ये जो जीत है, ये जो अप्रत्याशित विजय है, जीत है, क्या इसके बाद मोदी और शाह गुजरात लॉबी को लगने लगा है कि पूरा सिस्टम, पूरा देश उनकी मुट्ठी में है? सिस्टम के साथ साथ अब वोटर भी आ गया है। और क्या अब किसी नेता की, गडकरी जैसे नेता या राजनाथ सिंह जैसे नेता या शिवराज जैसे नेता या वसुंधरा जैसे नेता, किसी नेता की अब उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम हाथ में, वोटर भी हाथ में आ रहा है, सब कुछ हाथ में। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस का सिंड्रोम है? क्या ये जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास उसके लक्षण हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चापलूस हैं, जो मोदी के इर्द गिर्द हैं, चाहे वो एंकर हो, चाहे नेता हो, चाहे दलाल हो, चाहे कॉरपोरेट हो, इन 3 राज्यों की जीत के बाद मोदी और शाह को बहुत से लोग जादूगर और भगवान कह रहे हैं। अब दोस्तों, अभी तक अमित शाह को गोदी मीडिया के एंकर, गोदी मीडिया के पत्रकार चाणक्य बताते थे कि वो चाणक्य हैं, कलयुग के चाणक्य हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, इलेक्शन में भारी उलटफेर कर सकते हैं अमित शाह। लेकिन अब ये जो 3 राज्यों की जीत है, गोदी मीडिया का मानना है कि चाणक्य तो अब दूर की बात हो गई। दरअसल अमित शाह जादूगर है, चाणक्य नहीं, अब वो जादूगर हैं, चुनाव के जादूगर हैं। सुनिए आज तक के ये सुपर एंकर राहुल कमल साहब को। गृह मंत्री अमित शाह की छवि एक चुनावी चाणक्य की थी, लेकिन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद इनकी छवि अब एक चुनावी जादूगर जैसी बन रही है। अब इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम की दशा कहेंगे, यानी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास कि मैं ही मैं हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। इस तरह की मनोदशा इस वक्त मोदी और शाह की है। बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं कि अमित शाह जादूगर है, मैजिशियन है, जादू की छड़ी उनके हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं। और अमित शाह जो जादूगर है, वो कह रहे हैं कि वोट का मतलब मोदी है, वोट मतलब, जीत मतलब नरेंद्र मोदी। कभी मेरा चश्मा लेकर ढूंढ लो तो मालूम पड़ जाएगा, जीत का एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। अब गोदी मीडिया अमित शाह को जादूगर कह रही है और अमित शाह जो मोदी हैं उसका मतलब बता रहे हैं कि मोदी का मतलब जीत है, चुनाव में जीत, यानी जो चुनाव जीत रहे हैं वो सिर्फ मोदी की बदौलत जीत रहे हैं। बाकी कोई नेता अब एग्जिस्ट नहीं करता बीजेपी में, सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं और मोदी के पीछे अमित शाह की रणनीति है। ये एक फार्मूला है जो हमें अमित शाह की बातचीत से लगता है। 3 राज्यों की जीत के बाद पहली बातचीत। सवाल यह है कि क्या वाकई जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है, कि गुजरात लॉबी का आज की तारीख में 7वें आसमान पर है? और अगर ऐसा है तो फिर आगे की सोच क्या है? इस वक्त जो सोच है, जो इसके पीछे आप कह सकते हैं जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि अमित शाह को ये लगता है कि जितनी भी जीत हुई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उसमें कोई रमन सिंह फैक्टर नहीं था। अगर मध्य प्रदेश में 163 सीटें बीजेपी जीती है तो उसमें कोई शिवराज सिंह फैक्टर नहीं था, ना ही उनकी योजना कोई फैक्टर थी। फैक्टर सिर्फ मोदी था, ओनली मोदी। और यही चीज राजस्थान में थी। वसुंधरा की अब जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि गुजरात लॉबी को लगता है कि ये जो जीत रहे हैं,
ये मोदी के बदौलत, यानी मोदी का जो मैजिक है वो इस वक्त सर चढ़ के वोटर के बोल रहा है। जो मैंने पहले कहा था कि इनको लगता है कि अब सिस्टम के साथ साथ वोटर भी हाथ में आ गया है। और इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि किसी नेता की अब मोदी और शाह को जरूरत नहीं है। कोई भी नेता हो, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है। वो चाहे नितिन गडकरी हो, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, वो क्षेत्रीय नेता हो, वो चाहे योगी हो, वो चाहे फडणवीस हो, अब सिर्फ मोदी ही जिता सकते हैं। तो अब किसी नेता की जरूरत नहीं है। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये 2024 की रणनीति में आपको दिखेगा। इसलिए अमित शाह को लगता है, पॉइंट नंबर 3, कि ये मौका है कि आप राह से अपने कांटे सारे निकाल दीजिए। और हकीकत ये है, जो मैंने कई वीडियोस में बताया, कि चाहे वसुंधरा हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये कंपटीटर थे मोदी जी के, एक तरह से कांटे ही थे अरमान में। और यही हाल नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का। यानी जो कांटे हैं ये मौका है उनको निकाल बाहर करने का। और चौथा पॉइंट, जो माइंड सेट है, जो सोच है, सिर्फ और सिर्फ अब मोदी जी के बनाए हुए लोग, वो चाहे भजन लाल शर्मा हो, या चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो खट्टर हो, जो भी है, जो मोदी जिनको चुनेंगे, जो टीम मोदी होगी, सिर्फ टीम मोदी ही अब राज करेगी। ओनली टीम मोदी। अब दोस्तों एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि अगर राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को मोदी और शाह किनारे करना चाहते हैं, गुजरात लॉबी इनको किनारे करना चाहती है, इनका टिकट काटना चाहती है, तो फिर ये 9.5 साल साथ लेकर क्यों चले? ये 2019 में ही टिकट काट देना चाहिए था। 9.5 साल या 10 साल इनको साथ क्यों रखा इन दोनों को? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। राजनाथ की यूटिलिटी थी मोदी और शाह के लिए, और वो यूटिलिटी, वो उपयोगिता अब धीरे धीरे कम हो रही है जैसे जैसे सिस्टम पर गुजरात लॉबी का गिरफ्त जो है वो मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे ग्रिप मजबूत हो रही है पार्टी पे, सरकार पे, सिस्टम पे, कॉरपोरेट पे, मीडिया पे, अदालतों पर, ये जो मुट्ठी मजबूत होती चली जा रही है, ऐसे ऐसे राजनाथ और नितिन गडकरी की जो यूटिलिटी फैक्टर है वो भी कमज़ोर हो रहा है, उपयोगिता कम हो रही है। मिसाल के तौर पर 1-2 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले राजनाथ कर लेते हैं, उसके बाद नितिन गडकरी जी पे बात करेंगे। राजनाथ की जो सबसे बड़ी यूटिलिटी थी, उपयोगिता थी, कि अपोजिशन में उनके साथ बहुत अच्छा रेपो था। वो चाहे नीतीश कुमार हो, वो चाहे नवीन पटनायक हो, वो चाहे ममता बनर्जी हो, वो चाहे उद्धव ठाकरे हो। कई बार सरकार में ऐसे क्राइसिस आए कि उद्धव ठाकरे का आप कह सकते हैं कनेक्शन ही कट गया मोदी से। वहाँ पर राजनाथ सिंह आए, ममता बनर्जी को समझाना है, कोई बिल पेश हो रहा है और उसमें अगर विपक्ष जो है वो मानने को कुछ तैयार नहीं है, आप कह सकते हैं कि क्राइसिस में राजनाथ हमेशा उनकी उपयोगिता बनी रही। खासकर एक दरवाज़ा, एक खिड़की उन्होंने अपोजिशन के साथ खोली और मोदी ने उसका लाभ उठाया। दूसरी चीज़, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लीडर हैं राजनाथ सिंह, 2 बार बीजेपी के चीफ रहे, नेशनल प्रेसिडेंट रहे, मोदी जी से सीनियर हैं, और गवर्नेंस की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो वाजपेयी सरकार में मंत्री हों, चाहे अब मंत्री हों, पॉलिटिकल नैक उनके अंदर है। और बहुत से ऐसे डिसीशंस हैं जहां पर मोदी उनसे सलाह लेते रहे। तो ये तो उनकी उपयोगिता थी। अब नेगेटिव पे बात कर लेते हैं। नेगेटिव ये है, उम्र तो बढ़ी रही है, लेकिन मोदी राजनाथ सिंह से कंफर्टेबल कभी नहीं रहे। राजनाथ सिंह, उनको लगा कि ये उनके कंपटीटर हैं और ऐसा ना हो कि सीटें कभी कम आ जाएं तो राजनाथ सिंह खेल कर जाएं। एक ये डर रहा। दूसरा, राजनाथ सिंह को गुजरात लॉबी ने हमेशा आउटसाइडर ही माना, यानी बीजेपी के अंदर जो खेमा था उस खेमे में राजनाथ को गुजरात लॉबी ने अपना नहीं माना। जिस तरह से नड्डा को अपना मानते हैं या बाकी नेता जो हैं वो उनके साथ हैं, उस तरह से, उस नीति से या नीयत से राजनाथ नहीं दिखे। तो राजनाथ को आउटसाइडर कंसिडर किया जाता है। और दूसरी चीज़, एक बार्गेन ये भी है कि मोदी चाहते हैं कि राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज, उनको इस बार टिकट दे दिया जाए और राजनाथ जी से कहा जाए नमस्कार, अब आपका वक्त आ गया है। तो ये भी एक बार्गेन चल रही, जिस तरह की बार्गेन वसुंधरा के साथ चल रही थी कि आप अपने परिवार में एक आदमी को चुन लीजिए और आप रुखसत कर जाइए। तो कहीं ना कहीं एक मौका है राजनाथ को किनारे करने का।
अब बात नितिन गडकरी की, और नितिन गडकरी की उपयोगिता की पहले बात कर लेते हैं, उनकी यूटिलिटी की। यूटिलिटी नितिन गडकरी की ये है कि कहीं ना कहीं उनको एक डिलीवरी मैन की तरह देखा गया, कि एक ऐसा मंत्री है जो डिलीवर करता है। कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए मोदी सरकार में, जहां मोदी सरकार डीमोनेटाइजेशन में या तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब में फेल हो रही थी, नाकाम हो रही थी, वहाँ गडकरी का मंत्रालय काम कर रहा था। सड़क पर सड़क, हाईवे पे हाईवे, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे थे। तो उनको एक डेवलपमेंट मैन की तरह देखा गया, डिलीवरी मैन की तरह देखा गया। ये उनकी यूटिलिटी थी, लेकिन कई कमियां भी थी। गडकरी बहुत मुंहफट हैं, आउटस्पोकन हैं, दिल में कोई बात रखते नहीं, और बहुत से ऐसे बयान देते थे जो मोदी और शाह को नागवार गुजरते थे। अब कुछ और कमियां भी नितिन गडकरी में थी, जैसे कि वो मंत्रालय को अपनी शर्तों पर चलाते थे, यानी पीएमओ से जो इंस्ट्रक्शन आता था उसको शब्दशः लागू नहीं करते थे, 100% लागू नहीं करते थे। मैन ऑफ आइडियाज़ थे, मैन ऑफ हिज ओन माइंड थे नितिन गडकरी, और ये चीज़ चुभती थी मोदी जी को। और दिक्कत ये थी कि उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे थे, इसलिए उनको रोक भी नहीं पाते थे। कहीं ना कहीं मोदी को फ़ायदा था, लेकिन ये जो आप कह सकते हैं कंफर्ट फैक्टर है, जो राजनाथ सिंह के साथ नहीं था, वही कंफर्ट फैक्टर नितिन गडकरी के साथ भी नहीं था, क्योंकि नितिन गडकरी भी कहीं ना कहीं मोदी से सीनियर हैं। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नेशनल प्रेसिडेंट, अनुभव में भी कम नहीं है, और जहाँ तक उनकी डिलीवरी है वो मोदी से कमतर नहीं। एक तरह से राइवल मानते थे। आरएसएस से उनकी नज़दीकी है, जो और एक कारण है प्रतिस्पर्धा का मोदी के साथ। तो मोदी और अमित शाह को लगता था कि अगर कोई विकल्प है इन द लॉन्ग रन मोदी का, तो वो ये आदमी है नितिन गडकरी। लिहाजा ये टीम मोदी का पार्ट नहीं हो सकता। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गुजरात लॉबी आरएसएस को अपने साथ नहीं रखती। कोशिश यही होती है कि आरएसएस को गुड ह्यूमर में रखा जाए। जैसे मिसाल के तौर पर शिवराज सिंह को अगर किनारे करना है या वसुंधरा को किनारे करना है, तो कोशिश रहती है अमित शाह की और मोदी की कि आरएसएस के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेके बताया जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यही वो शख्स हैं जिनको मोदी और शाह कॉन्फिडेंस में लेते हैं और फिर ऑपरेशन कर देते हैं अपनी पार्टी में। अब ये जो साहब हैं, इनका नाम है अरुण कुमार, ये ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के। आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले के बाद तीसरे सबसे ताकतवर नेता आरएसएस। और इनका जो असाइनमेंट है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी और आरएसएस, इनके बीच में ये कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। यानी आरएसएस की तरफ से कोऑर्डिनेटर है, सरकार और आरएसएस के संघ के बीच में समन्वय रखते हैं, पुल का काम करते हैं। यानी जो बात मोदी को मोहन भागवत से कहनी है, वो अरुण कुमार को बुलाकर कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर। अब लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को जब किनारे किया जा रहा था, तो सबसे पहले अरुण कुमार जी को बताया गया, और इनको एक्सक्यूज़ ये दिया गया कि भाई जनरेशन शिफ्ट हो रहा है, नई पौध को जगह देनी है, नए लोगों को लाना है, इसलिए पुराने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, नए लोगों को लाना पड़ेगा, वो चाहे मोहन यादव हो या भजन लाल हो। इसलिए नए लोगों को आगे लाने के लिए पुराने लोगों को जाना होगा, और मोदी जी की नज़र में सब घर करता है, और इसलिए शिवराज को किनारे कर दिया। यानी गडकरी और राजनाथ सिंह को भी जब किनारे किया जाएगा, तो सबसे पहले इन्हीं साहब को बताया जाएगा, पुराने लोगों को जाना होगा। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये भी है कि क्या नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इन दोनों की विदाई के बाद, इनको किनारे करने के बाद, क्या मोदी और शाह अपने दम पर या सिर्फ मोदी के फेस पर 2024 जीता जा सकता है? कैसा हो सकता है? और बात सिर्फ गडकरी और राजनाथ सिंह की नहीं, किनारे तो सभी लगाए जाएंगे। वो चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, शाहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, राजीव प्रताप रूडी हो, मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, शिवराज हो, वसुंधरा हो, किनारे तो सब लगाए जाएंगे। लेकिन क्या इनको किनारे लगाकर एक पूरी जनरेशन जो वाजपेयी की, इनको किनारे करके क्या गुजरात लॉबी इस देश को जीत सकती है? कैसा हो सकता है? मुझे लगता है ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, और मैं इस पर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आज सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि शिवराज और वसुंधरा को जिस तरह से किनारे किया गया, आप यकीन मानिए बीजेपी में बहुत ज़्यादा हलचल है,
बहुत ज़्यादा हलचल है, क्योंकि धीरे धीरे जो पार्टी है, जो खुद को कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके अंदर जो पावर है वो सिर्फ एक आदमी में निहित है। यानी जो पूरी पावर है वो शिफ्ट होकर सिर्फ एक व्यक्ति में जा रही है, यूं कह लीजिए 1.5 व्यक्ति में जा रही है, मोदी और शाह। परेशान होने वालों में एक और बड़ा नाम है, योगी आदित्यनाथ, यूपी फैक्टर। और ये फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बिना जीते मोदी 2024 नहीं जीत सकते, ये शाश्वत सत्य है। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो कैसे लगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर जानना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। कमेंट्स अपने ज़रूर लिखिए। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।